बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। ये सरकार भारत के साथ कैसी रहेगी, इसकी नीतियां कैसी रहेंगी और क्या बांग्लादेश और भारत के बिगड़ते संबंध फिर से सुधार की पटरी पर जाएंगे? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता त्रिपाठी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। बांग्लादेश में नई सरकार आ चुकी है। क्या भारत के साथ इसका संबंध फिर से बेहतर होगा या फिर मोहम्मद यूनुस के समय में जो हाल था वही रहेगा या फिर कुछ और एक तीसरे कोण की संभावना है? देखिए, हम सभी ये अपेक्षा कर रहे हैं। तारिक रहमान का शपथ ग्रहण हो चुका है और उनके नेतृत्व में एक स्थायी सरकार वहां पे बन गई है। तो अंतरिम सरकार के जो सलाहकार थे मोहम्मद यूनुस, है ना, उनके समय में जिस तरह से तल्खी आई भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में, है ना, कि वहां से जो चीजें चली और उसके पीछे मुख्य बिंदु क्या था कि भारत लगातार ये एतराज जताता रहा कि आपके रिजिम में, हाँ, अल्पसंख्यकों पर, विशेषकर हिंदू समुदाय के लोगों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आतंक हो रहा है उनके खिलाफ, इस पे रोक लगाइए। लेकिन वहां पे यूनुस सरकार की नहीं चली और जाहिर तौर पे ये जो प्रमुख मुद्दा था। तो देखने वाली बात यही होगी। हालांकि जो तारिक रहमान है, उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले ही, जब चुनाव में, बांग्लादेश के चुनाव में जो मेजोरिटी उनकी पार्टी को मिली, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो बेहतर रिश्ते करेंगे और चुनाव प्रचार के दौरान भी वो ये कहते रहे थे कि जो अल्पसंख्यकों के साथ जो है वो बुरा बर्ताव नहीं होगा अगर उनकी सरकार बनती है। तो एक प्रमुख एजेंडा उनका था। और जो बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने इस चुनाव में, क्योंकि दूसरी तरफ जमात इस्लामी थी जो कट्टरपंथी गुट एक तरह से कही जा सकती है, तो उसके कंपैरिजन में तुलनात्मक तौर पर बीएनपी जो है वो वहां के अल्पसंख्यकों की पसंद बनी, खासकर हिंदू समुदाय की, और उसको बड़े पैमाने पर वहां पे सपोर्ट मिला है ना। और जो नई कैबिनेट बन रही है उसमें भी अल्पसंख्यक चेहरा दिख रहा है वहां पे। तो ये एक इशारा है, ये संकेत है कि हम लोग ये देखें कि आगे जो है भारत के रिश्ते अच्छे होंगे। हालांकि पारंपरिक तौर पर हमारा बीएनपी के साथ, खालिदा जिया के जो पार्टी है उसके साथ, और उनके विशेष तौर पर उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रहे थे। हमारे शेख हसीना के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे थे। शेख हसीना एग्जाइल में भी अभी इस वक्त है, तो एक बिंदु ये भी है कि उस पर क्या कुछ बात होती है दूसरी तरफ। लेकिन जहां तक पॉजिटिव साइंस दिखने की बात है, तो देखिए, ये तो परंपरा रही है कि पहले मुबारकबाद देने वाले, बधाई देने वालों में सबसे पहले भारत होता है। तो भारत ने जैसे ही वहां पे रिजल्ट आया तो तारिक रहमान को तुरंत बधाई दी। और जो शपथ ग्रहण समारोह, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत तो मिला, लेकिन वो वहां नहीं जा सके क्योंकि यहाँ पे जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं, कई सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। एआई समिट चल रहा है और उसमें शामिल होने के लिए भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। साथ साथ फ्रांस के जो मैक्रो हैं वो भी आए हुए हैं। तो इन लोगों के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री को यहाँ रहना पड़ा, तो वो वहां नहीं जा सके। नहीं, बिल्कुल खालिद जी, जो आपकी बात जो है वो सही है। दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा जरूरी है कि बांग्लादेश से भारत के संबंध बिगड़े कैसे, किन बिंदुओं को लेकर बिगड़े, और फिर बांग्लादेश की आपत्तियां क्या रही, भारत की आपत्तियां क्या रही, और यदि सुधरेंगे तो कैसे सुधरेंगे जी। ये सवाल बहुत अहम है। तो जो भारत की आपत्तियों का जो बिंदु था, वो एक तो आपने बताया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, वहां हिंदू समुदाय के साथ जो घटनाएं हो रही थी उसका विरोध भारत ने किया। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण ये था कि मोहम्मद यूनुस एक तरह से पाकिस्तान और चीन से बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहे थे, जो कि पारंपरिक रूप से भारत के विरोधी देश माने जाते हैं। हालांकि
अभी तो चीन से कुछ तलखी घटी है, लेकिन कुल मिला के चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जाल बुनते हैं और मोहम्मद यूनुस उसमें फंसते चले जा रहे थे। और एक समय तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भारत के चिकन नेक को जो लेकर उन्होंने कहा कि मतलब जो बयान उनका स्टेटमेंट आया था चीन में, उसको लेकर भी भारत में बहुत बवाल हुआ। तो सिर्फ एक हिंदू समुदाय के हितों का ही मुद्दा नहीं था, बल्कि ये मुद्दा था कि मोहम्मद यूनुस डायरेक्ट भारत से पंगा ले रहे थे और वो काम कर रहे थे जो भारत विरोधी माना जाएगा। तो इसको लेके अभी ये हालांकि दबी हुई खबर है, लेकिन आपको जैसा कि पता होगा कि कुछ लोगों की हत्या हुई थी बांग्लादेश में और ऐसे आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए एक तरह से उनकी सुपारी ली हुई थी। इस खबर में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ था और ऐसा माना गया था कि उसके जो आरोपी हैं वो बांग्लादेश में छिपे हुए थे और बांग्लादेश में रह रहे थे। तो कुल मिलाकर भारत के साथ बांग्लादेश ने बहुत ही जबरदस्त एंटी स्टैंड लिया हुआ था, जो भारत के साथ उसकी तलखी का कारण था। लेकिन बांग्लादेश की नाराजगी का कारण एकमात्र था कि वो शेख हसीना को सौंपने की मांग कर रहे थे और चूंकि शेख हसीना और उनकी पार्टी भारत के पारंपरिक मित्र रहे हैं और वर्षों से बांग्लादेश के गठन के साथ ही ये मित्रता रही है, इसलिए भारत ने अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए शेख हसीना को जो है नहीं सौंपा, क्योंकि ये स्पष्ट था कि यदि वो वहां जाती तो उनको मार दिया जाता, उनको सजाए मौत ही दी जाती, उससे कम में शायद कुछ संभव नहीं होता वहां पे। तो कुल मिलाकर भारत की एक मजबूरी थी कि वो अपने एक तरह से जो फ्रेंड पार्टी जो थी शेख हसीना, उसको बचाने के लिए उसने कहीं न कहीं बांग्लादेश से तनाव लिया, लेकिन वो तनाव इतना बड़ा नहीं था कि उसको मोहम्मद यूनुस दूसरे ढंग से कैश करने लगे। अब उसको उस आगे क्या होगा, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि बीएनपी जो है वो शुरू से एंटी इंडिया पार्टी मानी जाती रही है। पाकिस्तानी जो समकक्ष हैं, पीएम हैं, उनसे खालिदा जिया जो उनकी माता जी थी तारिक रहमान की, उनसे पाकिस्तान से उनकी नजदीकियां काफी रही थी और एक तरह से भारत के साथ उनके संबंध उतने अच्छे नहीं रहते थे उनके कार्यकाल में। लेकिन अब परिस्थितियां खालिद जी बदली हैं, इसलिए बदली हैं कि पहला नंबर कि पाकिस्तान की पसंद अब बीएनपी नहीं रह गई थी, जमाते इस्लामी रह गई थी, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि हर हाल में वहां कट्टर इस्लामिक ताकतों को इम्पोज करके और बांग्लादेश की शांति को भंग करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में एक कसक रहती है कि बांग्लादेश मेरा ही पार्ट था और कहीं ना कहीं ये भी रहता है, एक उम्मीद रहती है कि ऐसे जब कट्टरपंथी जमात हावी होंगे तो शायद विलय की भी कोशिशें वो करें। ये सपना है, लेकिन ये हम लास्ट कंक्लूड कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आपसे उस पर टिप्पणी लेंगे। तो अभी पाकिस्तान का जमात की तरफ ज्यादा झुकाव था, ऐसे में बीएनपी थोड़ी पीछे हो गई थी। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि वहां का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो शेख हसीना के जाने के बाद खुद को असहाय या लाचार महसूस कर रहा था, वो तारिक रहमान के साथ जुड़ गया और उसके साथ उसने इंटैक्ट होके उनको वोट दिया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रखेंगे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे। देखिए सुनीता जी, जहां तक भारत के सामने विकल्प की बात है, तो एकमात्र विकल्प ये है, बेहतर विकल्प वहां पे जीता है। आपने ठीक कहा कि जो जमाते इस्लामी है उससे हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, संबंधों में सुधार के जो बिंदु हैं उन पे बातचीत की बहुत अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं उनसे। तो ये अच्छा हुआ, बेहतर विकल्प ये है कि बीएनपी ने वहां पे थंपिंग मेजोरिटी बिल्कुल और मैं तो मतलब तो बहुमत, बहुत शानदार बहुमत लिया है। तारिक रहमान से बातचीत जो है वो हो सकती है, अच्छी हो सकती है, अलग अलग बिंदुओं पे हो सकती है, कुछ बिंदुओं पर जो है
डिले टेक्निक भी अपनाई जा सकती है, जैसे शेख हसीना का मुद्दा है, वहां पे ये मुद्दा है कि उनका प्रत्यर्पण किया जाए, वापसी किया जाए। नहीं, और बीएनपी ने जो है, एक बात और थी कि बीएनपी ने जो है, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसके बैन के खिलाफ आवाज उठाई थी कि नहीं, उसको भी चुनाव लड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी लिबरल है बीएनपी। हाँ, तो वो तो है ही है ना। तो अब चुनाव में तो जीत हुई है, ये जो वहां पे कट्टरपंथी ताकतें हैं उनकी पराजय हुई है। हम अभी की जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश की, उसकी बात कर रहे हैं। तो हालांकि बीएनपी का भी जो बैकग्राउंड है, पहले जो है इनको कट्टरपंथियों का सपोर्ट पूरी तरह से मिला हुआ था, लेकिन इस चुनाव में इनकी जो जीत हुई है उसका कारण क्या है? वहां की जो सेकुलर जनता है उसने इनको सपोर्ट किया है, अल्पसंख्यकों ने सपोर्ट किया है। इसके अलावा वो ताकतें जो बांग्लादेश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है ना, मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, और उनमें वो ताकतें भी शामिल हैं जो भारत से अच्छे संबंध चाहती हैं, उनका सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो कट्टरपंथी जो है वो एक्सक्लूड हो गए। इसमें वो लोग भी हैं जो शेख हसीना की पार्टी, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी तो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी इस चुनाव में, तो उनके जो समर्थक हैं वो बीएनपी के साथ हैं। बिल्कुल, अवामी लीग के जो भी कार्यकर्ता थे, वो मजबूरी में उधर चले गए। इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकती हैं कि ये जो पूरा समर्थन वहां पे मिला है बीएनपी को, तो इसके पक्ष में है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारे, और भारत के लिए ये बेहतर विकल्प है। रादर एकमात्र विकल्प था कि बीएनपी ही जीते, है ना, क्योंकि जमात इस्लामी अगर जीतती है या बाकी फोर्सेस जीतते हैं तो वहां पे भारत के लिए बातचीत करना बहुत ही मुश्किल होता। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि वहां पे तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनी है, और आगे जो है वो अच्छे संबंध बनने की गुंजाइश बनती है, और इस रीजन में जो एंटी इंडिया स्टैंड बन रहा था बांग्लादेश का, वो फिर से वापस उस पॉइंट पे आ सकता है जहां पे हमारे मैत्री संबंध एक और महत्वपूर्ण बात है, और आगे बढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है खालिद जी, कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर ये सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में सत्ता के जो बेदखली है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल था, और मोहम्मद यूनुस को एक तरह से अमेरिका का ही पिट्ठू माना जाता था। तो उस बीच में भारत अमेरिका के संबंध भी बहुत तल्ख चल रहे थे, तो अमेरिका से भी ट्रेड डील के बाद कुछ संबंधों में नरमी आई है, तो उसका भी असर आपको बांग्लादेश पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो मोहम्मद यूनुस नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका भी अब बांग्लादेश के मामले में भारत को फ्री छोड़ेगा, या बांग्लादेश को अप्रत्यक्ष तौर पर भारत के खिलाफ करने की नीति पर काम नहीं करेगा। एक तरह से ये बात हो गई है। चीन भी अभी थोड़ा शांत है, हालांकि उसको शांत मान लेना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा शांत चल रहा है। वो भी भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी संभावना बन रही है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते फिर से बेहतर हों, क्योंकि दोनों देशों की सांस्कृतिक सेम है, रहन सहन एक तरह से बंगाल का ही एक पार्ट है, तो बंगला भाषा और बंगला कल्चर वहां पे हावी है। तो ठीक है, अच्छा रहेगा कि दोनों देश मिल के चलें, दोनों तरफ से फायदा है। और बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ी रणनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि वो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, उसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भारत से लगती हैं और एक तरह से कवर की हुई हैं उसको। तो ऐसे में भारत से दुश्मनी करके वो बहुत आगे, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। बांग्लादेश को कोई मतलब नैतिक ये अधिकार ही नहीं हासिल है कि वो भारत से दुश्मनी करे, भारत के खिलाफ किसी तरह से जाए, क्योंकि बांग्लादेश की बुनियादी भारत के सपोर्ट पे टिकी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। सपोर्ट पे हुई है। 1971 का युद्ध हम लोग नहीं भूले कि बांग्लादेशियों की मदद किसने की थी, है ना। बांग्लादेश जो देश बना वो भारत के ही सहयोग से बना है। भारत ने अहम भूमिका निभाई थी वहां पे कि बांग्लादेशियों के साथ न्याय हो, उनको उनका अधिकार मिले, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसका जो अत्याचार था बांग्लादेशियों पर, उससे निपटने में सहायता भारत ने की थी। तो नैसर्गिक संबंध है, नैसर्गिक है। और एक बात और है कि का संबंध नैसर्गिक है,
बीच में ये सारे प्रकरण हाँ, होते आए हैं, हैं। लेकिन हम लोग आगे उम्मीद करेंगे बढ़ेंगे। अब जो है बेहतर स्थिति बिल्कुल, बनेगी। बिल्कुल। एक जिच जो है खाली सॉरी शेख हसीना को सौंपने को लेकर, और वो जिच मेरे ख्याल से शायद उनके सुरक्षा की कीमत पर या कुछ बेहतर स्थितियां होने पर शायद भारत और बांग्लादेश कुछ एक समझौता करने पर आगे बढ़ेंगे। और तारिक रहमान कुछ ने, दिन ये गवर्नमेंट काम हाँ कर ले, हाँ, उसके बाद बस काम करने बिल्कुल, का तरीका समझ में तारिक आ जाएगा रहमान कि ने क्या भी नहीं। कहा है कि आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए सम्मान, परस्पर सहयोग के साथ हम भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाएंगे। जी। तो हम लोग स्वागत करते हैं बांग्लादेश की नई सरकार का, और उम्मीद करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध पहले जैसे ही ऐतिहासिक दौर में पहुंचेंगे। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।